नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों को भर रहे हैं और इनको समझ भी रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इन्हीं ब्रिज कोर्स की बुकों में से ही पूछा जाएगा। इसलिए हमें इनको 31 अक्टूबर के पहले पहले तक इनको कंप्लीट करना है और इनकी अच्छे से तैयारी करना है, जिससे कि अर्धवार्षिक परीक्षा के हमारे अच्छे अंक आ सकें। तो आइए देखते हैं, आज हम ये कक्षा 7वीं की विज्ञान, ठीक है। तो हम आज विज्ञान देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ये बाद में हम भूल जाते हैं। तो वीडियो को भी अभी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो देखिए आगे इसमें हम देखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। तो ये अध्याय 12 है और इसके पहले वाले जितने भी अध्याय हैं वो हमने सभी पिछली वीडियो के माध्यम से सभी समझे हैं। तो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, या आप प्ले लिस्ट पर जा कर के ये सभी अध्यायों को पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो आज हम देखते हैं ये अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। जो विद्युत रहती है, जो हमारी ये बिजली रहती है, इनका परिपथ किस प्रकार से इनका गमन होता है, इसके बारे में हम आज इसमें सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए जो विद्युत है, जो हमारी लाइट है, आजकल इसके बिना बिल्कुल रहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए विद्युत का उपयोग हम कई कार्यों में करते हैं। विद्युत हमें, जो बिजली है, घरों में भी बहुत यानी उसकी आवश्यकता होती है। विद्युत आपूर्ति न होने पर प्रकाश के लिए हम अन्य चीज़ों का भी उपयोग करते हैं, जैसे टार्च है ना। विद्युत सेल, टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती, यहाँ से ऊर्जा मिल जाती है। और इसमें जैसे अलार्म, घड़ियाँ हैं, रेडियो है, कैमरा है आदि में इनका विद्युत सेलों का उपयोग किया जाता है। और जो विद्युत सेल रहते हैं उनमें एक धन और एक ऋण दो आवेश रहते हैं, उन पर दो चिन्ह बने रहते हैं। एक से यानी धारा जाती है और एक से धारा वापस आती है। तो सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं। धातु की एक टोपी वाला धनात्मक टर्मिनल सिरा और धातु की जो डिस्क लगी रहती है बाहर से, और टर्मिनल सिरा कहलाता है। और जो विद्युत बल्ब रहते हैं, देखिए टार्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण होता है, धातु की सतह पर वो चिपका रहता है, और बल्ब के मध्य में एक पतला तार होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार का तंतु कहते हैं उसके। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगा रहता है, और जो मोटा तार है बल्ब की सतह पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से उसमें जो है एक टर्मिनल लगा होता है जिससे वो बल्ब जलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए एक परिपथ बताया गया है, ये सेल है, और यहाँ पे देखिए बल्ब लगा दिया गया है। इनके दोनों सिरों को तार से यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से धारा प्रवाहित होती है और यहाँ से वापस हो जाती है। एक धनात्मक सिरा रहता है, एक ऋणात्मक सिरा रहता है। तो ये परिपथ यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे देखिए। और इसमें देखिए यहाँ पे स्विच दर्शाए गए हैं जो हमारे जिससे हमारी लाइट जलती है, हमारे बोर्ड बनते हैं। तो इस प्रकार के स्विच उनमें लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम उनका उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार से धारा इनमें बहती है, विद्युत स्विचों के माध्यम से। यहाँ से हम स्विच को बंद कर देते हैं तो धारा यहाँ पे कट जाती है। और देखिए इसको यदि जोड़ दिया जाता है यहाँ पे, तो हमारा बल्ब क्या हो जाता है, यहाँ से ये जलने लगता है, ठीक है ना। और जब हम इसको अलग कर देते हैं, इस प्रकार से ये अलग कर दिया, तो ये धारा बहना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखें विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, यहाँ पे दो पदार्थ बताए गए हैं। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये जैसे सिक्के हैं, कार्क है, रबर है, कांच है, चाबियाँ, पेन, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। तो इनमें से जैसे मान लीजिए हम दोनों तारों के बीच में चाबी रख देते हैं, तब भी बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। यदि हम यहाँ लकड़ी रख दें चाबी की जगह पे, तो देखिए क्या बल्ब जलेगा, नहीं जल सकता। तो इस प्रकार से इस परिपथ को बनाया गया है कि ये जो है इनमें से धारा बहती है और इनमें से धारा नहीं बहती है, ठीक है। तो ये विद्युत रोधक कहलाते हैं, यानी विद्युत के चालक कहलाते हैं। और कुछ ऐसे ही रहती हैं जिनमें से धारा नहीं बहती है ना। तो ये कुचालक होते हैं विद्युत के, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट एक दी गई है। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, नाम लिखिए। तो विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, जिनको इन चिन्हों से दर्शाया जाता है, एक धन एक ऋण, ठीक है ना। तो यहाँ देखें प्रश्न 2 में दिया है कि विद्युत सेल को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है और विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विद्युत सेल को जो विद्युत रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे इनको ये धारा प्राप्त होती है। बल्ब जलने के लिए घड़ी में रिमोट या वीडियो गेम्स, कैमरा इत्यादि होते हैं, ठीक है ना। इनका उपयोग इन जगह पे किया जाता है विद्युत सेलों का। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 3 है कि विद्युत सेल से विद्युत बल्ब को किस प्रकार जोड़ा जाता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो
जो विद्युत सेल रहता है उसको विद्युत बल्ब से, विद्युत सेल को विद्युत बल्ब से, तो विद्युत सेल से विद्युत बल्ब को जोड़ने के लिए विद्युत तार के 4 टुकड़ों को प्लास्टिक आवरण हटा करके धातु के 2 तारों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ने पर बल्ब क्या हो जाता है, दीप्त हो जाता है, यानी जल जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। प्रश्न 4 देखिए, विद्युत परिपथ की ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति यानी बंद और चालू की स्थिति को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखिए, तो इसमें दिया है कि जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बाल में दीप्तिमान हो जाता है जो बल्ब रहता है, और ऑफ में इसके विपरीत स्थिति होती है ऑन और ऑफ। ऑफ माने बंद में इसके विपरीत स्थिति होती है, बल्ब नहीं जलता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, चित्र सहित वर्णन करना था। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से और ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। यहाँ ऐसा चिन्ह बना लीजिए ऋण का, ठीक है ना, ये ऋण का चिन्ह ऋणात्मक टर्मिनल कहलाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट 2 दी गई है कि विद्युत परिपथ में कभी कभी बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है, इनके क्या कारण हो सकते हैं, कारण सहित लिखिए। तो विद्युत जो परिपथ होता है उसमें कभी कभी बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि बल्ब का जो फ्यूज होना इसका मुख्य कारण हो सकता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज भी हो जाता है, ठीक है ना, तो ये उसके कारण है। विद्युत चालक किसे कहते हैं, इनको भी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत चालक वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं और वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए लोहे है, लोहे की कीलें हैं, चाबी है, पिन है इत्यादि, ठीक है ना, इनको हमें यहाँ लिख देना है। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण सहित लिखिए। तो अभी हमने कारण सहित 3 का उत्तर दे दिया है। अब देखिए यहाँ प्रश्न 4 दिया है ना, इसका देखिए, विद्युत स्विच किसे कहते हैं, स्विच ऑफ दोनों में किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। तो जो विद्युत के स्विच रहते हैं, स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ा या तोड़ सकती है, या तो उसको जोड़ सकती है या उसको तोड़ सकती है। विद्युत में परिपथ जो होता है उससे विद्युत धारा बहना बंद हो जाती है या जुड़ जाती है, ठीक है ना। 5 प्रश्न देखिए, विद्युत तथा अविद्युत रोधक पदार्थों की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित अंतर लिखिए यहाँ पे। तो देखिए, विद्युत चालक जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे पदार्थ विद्युत के चालक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे की कील है, चाबी, पेन विद्युत ये चालक कहलाते हैं। और विद्युत रोधक यानी विद्युत को रोधक करते हैं, माने बंद करते हैं। तो जो पदार्थ अपने अंदर से धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी है, कागज है इत्यादि, ठीक है ना, तो इनको यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि एक समान दूरी तय करने के लिए निम्नलिखित यातायात के साधनों द्वारा ऊर्जा की खपत, ऊर्जा पर होने वाले व्यय और इनसे उत्पन्न होने वाले गैसीय उत्सर्जन का विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है। एक सारणी दी गई है। इकाई इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल डीजल कार, सीएनजी कारें इत्यादि में किस प्रकार से हमारी ऊर्जा खपत होती है, तो उनको यहाँ देखिए। इनका विवरण भी दिया गया है, अनुमानित ऊर्जा खपत दी गई है कि कितनी होती है लगभग। अब यहाँ देखिए बताया गया है कि इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक कार रहती हैं यानी जो हमारी लाइट से चलती हैं उनमें लगभग 12 यूनिट ऊर्जा लगती है, और 12 यूनिट ऊर्जा जब खपत हो जाती है तो 7 रुपया प्रति यूनिट की दर से हमें चार्ज लगता है। तो 12 सत्ते 84, 84 रुपया की क्या हो जाती है, ऊर्जा खपत हो जाती है। और यदि हम इसकी जगह पे गैस का उपयोग करते हैं तो गैस कितनी खपत होती है, यहाँ पे लगभग अनुमानित यहाँ का दिया गया है कि 1 किलो गैस या 1 लीटर गैस में ये जो है अपनी कार उतनी जा सकती है जितनी यहाँ पे 12 यूनिट में ऊर्जा खपत करती है। तो यहाँ देखिए, जैसे पेट्रोल कार है, ये तो इलेक्ट्रिक हो गई है ना। यहाँ पेट्रोल में क्या होता है भाई, पेट्रोल में देखिए एक अनुमानित ऊर्जा खपत होती है 10 लीटर की, और इसमें लागत आती है 95 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से। तो 10 लीटर का कितना हो जाएगा, 950 रुपया। और यदि हम गैस का उपयोग करते हैं इसकी जगह पे तो गैस उत्सर्जन होती है 3 लीटर के लगभग, ठीक है। तो ये इसका
यानी हमें यहाँ पे अनुमानित लिस्ट दी गई है। डीजल कार भी है, 9 लीटर है, यह 85 रुपया प्रति की, 765 रुपया। यहाँ पे 4 लीटर ये गैस ख़त्म होती है। और सीएनजी कार जो होती हैं, सीएनजी कारें आजकल आने लगी हैं, उसमें 8 किलो अनुमानित ऊर्जा खर्च होती है, जो कि लागत उसकी आती है 60 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से। तो ये 480 रुपया लगभग उसमें लगते हैं। और यहाँ यदि हम गैस का हिसाब करें तो यहाँ पे गैस करीब 2 लीटर या 2 किलो लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न एक दिया है कि उपरोक्त में सबसे अधिक एवं कम लागत वाली यात्रा किस यात्रा के साधन द्वारा संभव है। तो सबसे अधिक लागत वाली यात्रा पेट्रोल कार से एवं सबसे कम लागत वाली यात्रा इलेक्ट्रिक कार के द्वारा संभव है। उपरोक्त में सबसे कम और सबसे अधिक गैसीय उत्सर्जन किस यातायात के साधन द्वारा हो रहा है। तो सबसे कम गैसीय के उत्सर्जन इलेक्ट्रिक कार एवं सबसे अधिक गैसीय उत्सर्जन डीजल कार के द्वारा हो रहा है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाएंगे। तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया गया है कि उपरोक्त में से पर्यावरण में वायु प्रदूषण आधारित समस्या किस यातायात के साधन द्वारा हो रही है। इसे आरोही क्रम में लिखें और कम से ज़्यादा की ओर दर्शाते हुए इसको लिखें। तो सीएनजी कार, डीजल कार और ये पेट्रोल कार हैं। तो इनको आरोही क्रम में इनके नाम लिखना थे, तो इस प्रकार से लिखिए। तो यहाँ देखें प्रश्न 5 दिया गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा यातायात का साधन पर्यावरण के लिए हितैषी है। तो पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक कार जो हो उसमें से यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक कार का साधन ये सबसे ज़्यादा पर्यावरण के हित में है। क्या जनसंख्या वृद्धि में भी वायु प्रदूषण का कारण है। अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कीजिए। तो लिखें कि हाँ, जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और देखिए इसमें है कि यदि है, क्योंकि जनसंख्या से यातायात के साधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है, इसलिए ये जो है इसकी बढ़ोतरी होती है ना। तो चलिए आगे देखिए। प्रश्न दिया गया है कि अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करके और माहवार बिल आंकड़ों का तालिका भरें और विश्लेषण करें। तो यहाँ देखिए जनवरी से लेकर के दिसंबर के सभी आपको बिल इकट्ठे कर लेना है और इसके बाद में उनमें कितनी यूनिट खपत हुई है और कितने रुपए की यूनिट खपत हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ विद्युत के बिल हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च से दिसंबर तक। और यहाँ विद्युत खपत यूनिट में इस प्रकार से होगी। विद्युत बिल कितना आया था, जैसे 30 यूनिट है तो 100 रुपया आया, 40 है तो 120 रुपया। इस प्रकार से यूनिट की खपत आपको दर्शा देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न एक दिया कि किस किस माह में ऊर्जा बिल भर ज़्यादा व्यय आने वाला है और तथा किस किस माह में ऊर्जा का बिल भर कम व्यय आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा का बिल भार है वो बिल भार ज़्यादा व्यय वाले माह यहाँ हमने देखे जो सारणी बनी थी, तो उनमें मार्च, मई, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, जून और अक्टूबर में यहाँ बिल का भार जो है क्या है, ज़्यादा है। और बिल भार कम किस माह में हुआ है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो उन माहों को हमें सूची में से लिख देना है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 2 दिया है, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। तो बिल अधिक आने का कारण है घरों में फ्रिज, हीटर, कूलर, टीवी जैसे सामान का लगातार उपयोग होना। ठीक है ना, ये दिया गया। चलिए आगे देखिए। तो प्रश्न 2 देखिए, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। तो बिल अधिक आने का कारण है घरों में फ्रिज, हीटर, कूलर, टीवी जैसे सामान का लगातार उपयोग होना। इससे हमारे बिल अधिक आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है कि प्रश्न 3, विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। तो ऊर्जा बिल की लागत को फ्रिज, टीवी, कूलर का कम से कम उपयोग एवं बिजली के स्विच ऑफ करके भी ऊर्जा बिल की लागत को कम कर सकते हैं। यानी हम क्या कर दें, अपना जो बिजली का बल्ब है उसको बंद करके सोएं या हमेशा ना जलता रहे। ठीक है ना, इस प्रकार से हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। प्रश्न 4 देखिए, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोत के नाम भी लिखिए। तो अन्य जो स्रोत हैं ऊर्जा के वह है सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव भार और जैव ईंधन। इनके उपयोग के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इनसे ऊर्जा ले सकते हैं और प्रकाश से या हम अपने घरों में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो 5वां प्रश्न देखिए, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का उपयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे, विचार व्यक्त कीजिए। तो एलईडी बल्ब ऊर्जा खपत कम करने के लिए एक अच्छा स्रोत है।
अतः एलईडी बल्ब का ही क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया है कि ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। तो इस प्रकार के आप जो है पोस्टर या चित्र यहाँ पे बना दें कि इस प्रकार से हम पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा भाई, ऊर्जा की बचत होगी, ऊर्जा की बचत कम होगी तो हमें ज़्यादा अपने पंखे कूलर नहीं चलाना पड़ेंगे, गर्मी भी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो यहाँ पे ऊर्जा का इस प्रकार से हम बचत कर सकते हैं। तो अपन को एक चित्र या पोस्टर इस प्रकार से बना लेना है। चलिए सही विकल्प का चयन करिए। निम्नलिखित में से विद्युत के रोधक हैं प्लास्टिक, ठीक है ना, ये जो है ऊर्जा को रोक देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा जो तंतु रहता है बना होता है, ये धातु का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। विद्युत चालक पदार्थ कौन से हैं, एल्युमिनियम विद्युत का चालक है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे, तो तार के धातु के जो तार होते हैं हम उनका ही उपयोग करेंगे। ठीक है ना। सत्य असत्य बताइए। विद्युत बल्ब में 1 टर्मिनल होता है, तो क्या है ये, असत्य, हम तो 2 पढ़े हैं। विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ संचयित होते हैं, बिल्कुल सही है। और तांबा विद्युत का चालक होता है, यह भी सत्य है। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत के चालक कहलाते हैं, नहीं कुचालक। ठीक है ना, ये असत्य है। क्या है, ये असत्य। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 3 देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। हमारा शरीर विद्युत का क्या है, चालक की कुचालक चालक है। वायु विद्युत की क्या है, यह कुचालक है। विद्युत तार बनाने के लिए सामान्यतः किन धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत तार बनाने के लिए तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम इन धातुओं का उपयोग विशेष करके किया जाता है। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने क्यों पहनता है, इनकी व्याख्या कीजिए। रबर जो है विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। यह अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देती और अतः घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने पहना करते हैं। ठीक, तो आज इतना ही। आगे और भी जो इनके पार्ट दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक निश्चित ही करते जाएं, जिससे कि आपको आगे मैं और वीडियो बना के दे सकूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।